नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और बिल्कुल अलग विषय पर बात करने वाले हैं। हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के स्थानीय देवी देवताओं, इतिहास और हमारे संवैधानिक मूल्यों के बारे में, लेकिन एक बिल्कुल नए नजरिए से। हम वक्ता राजाराम पाटिल द्वारा प्रस्तुत एक वैकल्पिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण को गहराई से समझने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि जिन स्थानीय परंपराओं को हम सदियों से मानते आ रहे हैं, उनकी असली ऐतिहासिक जड़ें कुछ और ही हों? स्रोत सामग्री हमें बिल्कुल इसी बात पर विचार करने की चुनौती देती है। क्या यह संभव है कि जिन धार्मिक परंपराओं और अनुष्ठानों को आज हम देखते हैं, उनके पीछे कोई छिपा हुआ, पूरी तरह से तर्कसंगत या राशनल इतिहास हो, जिसे वक्त के साथ भुला दिया गया? इस पूरी चर्चा को हम 6 अहम हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले एकवीरा आय के बारे में मुख्य दावा, फिर अशोक और बौद्ध इतिहास, उसके बाद स्थानीय समुदाय, डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव, संविधान और महिलाओं की समानता, और आखिर में आधुनिक समाज सुधार। तो चलिए सबसे पहले और मुख्य दावे से शुरुआत करते हैं, जो एकवीरा आय के बारे में है। हम सभी ने एकवीरा देवी का नाम सुना है, राइट? महाराष्ट्र में उनकी बहुत मान्यता है। लेकिन इस विश्लेषण के अनुसार एकवीरा नाम किसी पारंपरिक हिंदू देवी का प्रतिनिधित्व नहीं करता। जरा इस शब्द पर गौर कीजिए। वक्ता के मुताबिक ये असल में मराठी शब्द एकावीराची आय से बना है, जिसका सीधा सा मतलब होता है एक अद्वितीय महान शूरवीर की मां। और वक्ता इस महान शूरवीर की पहचान किसके रूप में करते हैं? ऐतिहासिक रूप से भगवान बुद्ध के रूप में। अब यहां आप एक बहुत ही स्पष्ट कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास देख सकते हैं। एक तरफ हमारी पारंपरिक कथा है, जहां उन्हें अनुष्ठानों वाली एक हिंदू देवी माना जाता है, और दूसरी तरफ वक्ता का यह दावा है कि वो असल में एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं, बुद्ध की माता हैं, और उनकी जड़ें पूरी तरह से तर्कवाद में हैं। ये सीधा सा विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बाद में आई धार्मिक प्रथाओं ने इस ऐतिहासिक व्यक्तित्व के असली मायने को कहीं धुंधला कर दिया है? आइए अब अपने दूसरे विषय की ओर बढ़ते हैं, सम्राट अशोक और हमारा बौद्ध इतिहास। एकवीरा की इस नई परिभाषा को आधार मानकर वक्ता हमें एक लंबी ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाते हैं। उनके अनुसार करीब 2000 से भी ज्यादा साल पहले सम्राट अशोक ने बड़े बड़े विहारों का निर्माण करवाया था। फिर सदियों बाद इन ऐतिहासिक जगहों पर धार्मिक वर्चस्व पूरी तरह से बदल गया। इसके बाद 20वीं सदी में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने एक तर्कसंगत जागृति की शुरुआत की, और आज भी वो सामाजिक राजनीतिक सुधार जारी है। वक्ता का यह तर्क है कि कार्ला केव्स जैसे स्थान और यहां तक कि कुछ और प्रमुख स्थल भी असल में मूल रूप से बुद्ध विहार ही थे, जिन्हें 2000 साल पहले स्थापित किया गया था। हमारा तीसरा बिंदु सीधा जमीन से जुड़ा है, स्थानीय समुदाय। ये प्राचीन इतिहास यूं ही हवा में नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर महाराष्ट्र के मूल समुदायों पर पड़ता है। इस प्रेजेंटेशन में खासकर आगरी, कोली और भंडारी समुदायों की बात की गई है, जिन्हें सच्चे भूमिपुत्र यानी धरती के लाल कहा गया है। तर्क यह है कि इन समुदायों का इन प्राचीन बौद्ध स्थलों के साथ एक बहुत ही गहरा और ऐतिहासिक रिश्ता रहा है, लेकिन वक्ता का कहना है कि वक्त के साथ इन समुदायों को उन्हीं के अनुष्ठानों से किनारे कर दिया गया और उन पर एक अलग तरह का ब्राह्मणीय वर्चस्व स्थापित हो गया। अगर हम पारंपरिक अनुष्ठानों और इस नए तर्कसंगत दृष्टिकोण की तुलना करें, तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। स्रोत सामग्री पशु बलि, पुरोहितों के वर्चस्व और फैले हुए अंधविश्वास की कड़ी आलोचना करती है। इसके बजाय ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच यानी शिक्षा, सीधे आध्यात्मिक जुड़ाव और तार्किक सोच की ओर लौटने की वकालत करती है। ये समाज के लिए एक वैचारिक बदलाव का आह्वान है। और यहीं से जुड़ता है हमारा चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, डॉक्टर अंबेडकर का प्रभाव। इन पुरानी अंधविश्वासी प्रथाओं को पीछे छोड़ने और एक नया रास्ता अपनाने के पीछे जो सबसे बड़ी प्रेरणा बताई गई है, वो है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का दर्शन। उनका संदेश एकदम स्पष्ट था, अंधविश्वास और चमत्कारों पर भरोसा करना छोड़ें, तर्क, विज्ञान और संविधान का रास्ता अपनाएं। स्रोत के मुताबिक डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा ही वो एकमात्र मजबूत ढांचा है जो इन समुदायों को शोषण से और चमत्कार आधारित विश्वास प्रणालियों से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है। वक्ता इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सच्ची तरक्की तब नहीं होती जब आप किसी चमत्कार का इंतजार करते हैं। असल प्रगति तब शुरू होती है जब चमत्कार की उम्मीद खत्म होती है और हमारा ध्यान आत्मनिर्भरता और शिक्षा पर केंद्रित होता है।
यही वो बौद्धिक विकास है जो हमें आगे ले जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 5वें विषय पर, संविधान और महिलाओं की समानता। वक्ता के इस पूरे तर्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा महिलाओं के अधिकारों पर टिका हुआ है। वे एक तरफ प्राचीन ग्रंथों जैसे मनुस्मृति का उदाहरण देते हैं, जिसे महिलाओं के अधिकारों और उनकी सामाजिक भूमिकाओं को सख्ती से सीमित करने वाला बताया गया है, और फिर वो इसकी तुलना सीधे भारतीय संविधान से करते हैं, जो पूर्ण समानता, शिक्षा के अधिकार और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। स्रोत का यह मानना है कि अम्बेडकरवादी विचार ने लैंगिक समानता की दिशा में एक बहुत ही गहरा और सकारात्मक बदलाव लाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जमीनी स्तर पर यह समानता कैसी दिखती है, तो सुनिए। आगरी और कोली समुदायों में महिलाएं लगभग 70% तक काम संभालती हैं। यहां जब बेटी का जन्म होता है तो उसका ऐतिहासिक रूप से स्वागत किया जाता है, जश्न मनाया जाता है। ये महिलाएं बाजारों में और खेतों में पुरुषों के साथ बिल्कुल समान रूप से और स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। ये सब हमें बताता है कि इन समुदायों में पहले से ही समतावादी गुण कितनी गहराई से मौजूद हैं। अब हम आते हैं अपने छठे और अंतिम विषय पर, आधुनिक समाज सुधार। इस तर्कसंगत और समतावादी विरासत को वापस पाने के लिए वक्ता ने समकालीन आंदोलनों के लिए एक बिल्कुल साफ रोड मैप तैयार किया है। उनका पहला कदम है केवल गुलाल उड़ाकर और नाच गाकर किए जाने वाले विचारहीन जश्न को अस्वीकार करना। दूसरा कदम युवाओं को उनके सच्चे बौद्ध और तर्कसंगत इतिहास के बारे में फिर से शिक्षित करना। और तीसरा कदम संवैधानिक मूल्यों पर मजबूती से आधारित एक प्रगतिशील समाज का निर्माण करना। इसी संदर्भ में मुंबई के शिवाजी पार्क जैसी जगहों पर होने वाली सभाओं को भी देखा जाता है। इन राजनीतिक और सामाजिक समारोहों का उद्देश्य सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि इन्हें अंधविश्वास को ज्ञान से बदलने और मिटाए गए इतिहास को वापस लाकर सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण लाने के एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखा जाता है। 2000, जी हां, पूरे 2000 साल से अधिक के इतिहास को वापस पाना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए उन पुरानी सांस्कृतिक कहानियों और आख्यानों को तोड़ना जरूरी है जो समाज की मानसिकता में बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुके हैं। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। क्या हमारा आधुनिक समाज आरामदायक और जानी पहचानी पौराणिक कथाओं को छोड़कर अपने इस तर्कसंगत और ऐतिहासिक सच को पूरी तरह से अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने अतीत की उन समतावादी वास्तविकताओं को गले लगा पाएंगे? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं।